देखो, आप लोग अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो। आप लोग अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आप लोग फेस कर रहे हो, मैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ थ्योरी और हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो हिंदी इंग्लिश, तीसरा है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चौथा है बिजनेस कम्युनिकेशन, पांचवा है बिजनेस इकोनॉमिक्स और छठवा है बिजनेस इन्वायरमेंट। और एक इन्वायरमेंटल स्टडीज है, वो कोई उतना बड़ा भारी टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो हिंदी इंग्लिश बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, पढ़े कहां से? सबसे पहला सवाल कि पढ़े कहां से? सर अभी हम लोग बुक से पढ़े कि जो मार्केट में गाइड आती है, सॉल्व पेपर्स आते हैं, उससे पढ़े? तो मेरा आंसर है कि अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग बुक खरीदो। ठीक है, मैं तो अगर आप लोग दिवाली के पहले मेरे से मिले रहते तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता कि आप लोग बुक से पढ़ो, गाइड से मत पढ़ो। लेकिन अभी टाइम कम है, तो आप लोगों को मेरा पहला रिकमेंडेशन यह है कि आप लोग गाइड से पढ़ो। अब दूसरा सवाल यह है आप लोगों का कि गाइड कौन सी ले? गाइड कौन सी ले? एक मिनट, हेलो आरती ज्वाइन करो। हाँ हाँ हाँ। तो दूसरा सवाल यह है आप लोगों का कि गाइड कौन सी पढ़े। तो इसके लिए मेरा आंसर है कि मार्केट में बहुत सारी गाइड अवेलेबल है। जैसे कॉमनली आप लोग जानते हो, एक आती है निकिता सॉल्व पेपर्स, दूसरी आती है अजयमाला, तीसरी आती है विद्या, चौथी आती है सूर्या और एटसेट्रा एटसेट्रा। मार्केट में बहुत सारी गाइड अवेलेबल है। तो आप लोगों को कौन सी गाइड लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपको कौन सी गाइड का लैंग्वेज इजी पड़ता है। ठीक है, अगर मैं टॉप सेलिंग गाइड्स की बात बताऊं तो टॉप सेलिंग गाइड्स में दो ही चल रही है अभी मार्केट में, निकिता और अजयमाला। और ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम है। क्यों सेम है मालूम है? क्योंकि इसमें जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनका ही सॉल्यूशन है। तो चाहे अजयमाला वाले की बात कर ले, चाहे निकिता वाले की बात कर ले, है ना, दोनों में क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पैटर्न में मिलेगा। अब भाई बनाने वाले दो अलग अलग लोग हैं, तो उनकी गाइड का फॉर्मेट स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन अंदर के कंटेंट जो है वो सेम है। तो आप लोगों को मैं कोई एक पर्टिकुलर गाइड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी के नाम को मैं वो भी नहीं बोल रहा हूं, कोई अच्छी है या बुरी है ये भी नहीं बोल रहा हूं। आप लोगों को जो ठीक लगती है आप ले सकते हो। कॉस्ट लगभग लगभग दोनों की सेम पड़ती है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पर्सनली चेक करो कि आपको किसकी लैंग्वेज इजी लग रही है। क्लियर है? सर आप किससे पढ़े थे? यही क्वेश्चन आया होगा किसी के दिमाग में, सर आप किससे पढ़े थे? मैं जब पढ़ता था ना, तब अजयमाला इंग्लिश मीडियम में नहीं आती थी, हिंदी मीडियम आती थी। ठीक है, तो मैं एक्चुअली बुक से पढ़ा था क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा था। टाइम ज्यादा मतलब किसी के पास नहीं रहता है, मैं पहले से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। तो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे उस समय पे, प्लस मैं हिंदी मीडियम की अजयमाला लिया था समझने के लिए। कोई कोई टॉपिक ऐसा रहता है इंग्लिश में लिखा रहता है या उसमें कुछ और लिखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं अजयमाला लिया था अपने लिए। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ता किससे था? बुक से। आखिरी एग्जाम जाते जाते तक बुक को भी हाथ नहीं लगाता था, गाइड को भी हाथ नहीं लगाता था, मैं पढ़ता किससे था? अपने नोट्स से। तो अभी आप लोगों को करना क्या है? ये तो सर आप ऊपर ऊपर की बात बता रहे हो, अभी आप लोगों को एक्चुअली करना क्या, सुनो। हिंदी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो, ग्रामर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्या क्या आएगा मैं इंपॉर्टेंट इसमें दे दूंगा आप लोगों को, उतना ही करके जाना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश में दोनों में। तो इसका ज्यादा टेंशन मत लो। स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोगों की हिंदी जो है बहुत, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक तो करते ही हो, प्लस बहुत दिन से आप लोगों ने कुछ लिखा नहीं है हिंदी में, तो आपका हाथ भी नहीं चलेगा।
पेपर छोड़ के आना सबसे बड़ी दिक्कत है। भले साल भर पढ़ के जाओ, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप, लेकिन एग्जाम में अगर आप लोग खाली पेज छोड़ के आ जाओगे, लिख नहीं पा रहे हो, तो आपका कैरेक्टर देख के थोड़ी चेक करता है सामने वाला पेपर, आपका पेपर देख के चेक करता है। वो ये नहीं जानता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने ब्रिलियंट हो, वो ये देखेगा कि आपने पेपर में क्या लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों को काम वही करना है अभी जो पेपर में जाके करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो, तो हिंदी इंग्लिश की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग कर लेना। कहीं पे कोई डाउट होगा, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे पढ़े, तो मेरे को आप लोग अलग से पर्सनली पूछ लेना। तो अब हम बात करते हैं चारों थ्योरी की। तो चारों थ्योरी पढ़ना आपको गाइड से ही है, क्योंकि समय अब कम है। मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन दूंगा। हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन दूंगा? 10। बस इतना ही करना है। ठीक है, 10 का 11-12 भी हो सकता है, एकदम 10 मतलब मेरा कॉलर मत पकड़ लेना आके, सर आप 10 बोले थे तो 11 क्यों कर दिए करके। ठीक है, मेरे को लगेगा हाँ ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है तो उसको भी मैं दे सकता हूं, तो 10 का 11-12 हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को उतने पर ही फोकस करना है। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एकदम मैं जो दिया हूं एग्जैक्टली भले ना आए, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर है? तो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, पक्का है। और किसी किसी को प्रॉब्लम आप में से किसको होती है कि हम याद कर रहे हैं और हमको याद ही नहीं हो रहा है, मैं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं हम भूल जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि आप लोग स्कूल के बच्चे हो, आप लोग स्कूल के स्टूडेंट अब नहीं हो, आप लोग क्या हो? कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो। स्कूल के स्टूडेंट थे तो आप लोगों को कोई भी आंसर 2-2, 3-3 पेज का ही लिख कर आते थे, लेकिन अब आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को एक आंसर, सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है थ्योरी में, और एक आंसर मिनिमम कितने पेज का होना चाहिए? 4 पेजेस का। और 4 पेज मतलब आगे पीछे करके 8, मतलब एक पन्ना, 1 2 3 4, तो आगे पीछे करके 8 पेजेस, मतलब 4 पन्ने और 8 पेज आप लोगों को लिखना है। 4 पेज मतलब आगे पीछे करके 8, इतना बड़ा एक आंसर लिखना है। मतलब आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा? ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कॉलेज में देखो, स्कूल की जो एग्जाम होती है ना, स्कूल के एग्जाम का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है। क्या जानता है वो? मेमोरी पावर, कि आप याद कितना रख सकते हो, वो स्कूल के एग्जाम का था ऑब्जेक्टिव। वहां पे आप लोगों की मेमोरी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तभी आप रटा रुटाया लिख के आते हो। लेकिन कॉलेज की जो एग्जाम है, यहां पे आपकी मेमोरी चेक नहीं की जाती, यहां पे आपका नॉलेज चेक किया जाता है। वो बोल देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूं, एक क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन था इफेक्टिव लिसनिंग वाला, एक सुने होगे, या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वाला, कुछ भी, ग्रेप वाइन रूमर्स या कुछ भी एक टॉपिक उठा लो, वो आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया मान लो कम्युनिकेशन में, तो वो आपका मेमोरी पावर चेक ही नहीं करने वाला, वो क्या चेक करेगा? आपका नॉलेज। मतलब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें जानते हो और कितना जानते हो। जो आता है सब निकाल के आ जाओ वहां पे, जो आता है सब निकाल के आ जाओ वहां पे। क्लियर है? तो आप लोगों को बीकॉम के पेपर में ये माइंडसेट लेकर जाना है कि हमको जो आता है पूरा लिख कर आना है, रटना तो है ही नहीं। अब सर हमको आएगा कैसे वो चीज जो लिख कर आना है? तो उसके लिए आपको चीजों को क्या करना है मालूम है? रीड करना है, रीड। लर्न नहीं करना है, क्या करना है? रीड। 2 अलग अलग चीज है। आप लोग किसी कहानी की पुस्तक को पढ़े हो? अगर मैं आपको कोई कहानी की पुस्तक दे दूं, याद करने नहीं बोलूंगा कहानी को, आप सिर्फ पढ़ो, 1-2 बार पढ़ लो, और मैं बुला के शेखर कहानी क्या बताओ, तो आप क्या क्या पढ़े हो,
समरी बता दोगे मेरे को? आप बता दोगे कि नहीं? तो वैसा ही आपको उस चीज को पढ़ना है ताकि उससे रिलेटेड चीजें आपके दिमाग में भर जाए। क्लियर है? आप लोगों ने ड्राइविंग सीखी है? ड्राइविंग, अरे ड्राइविंग, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, हर चीज को तो ड्राइविंग ही बोलते हैं ना। बताओ, ब्रेकर जब आता है तो आप लोग जब जा रहे हो सीधा सीधा तो सोच के ब्रेक लगाते हो क्या? नहीं, ब्रेकर आया चलो ब्रेक लगा दे, नहीं, ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ब्रेक लगा देता है। अब गाड़ी चलाते चलाते कुछ सोच रहे हो कि घर में क्या बना होगा, इधर उधर कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन सामने से अचानक कोई आ गया तो अपने आप ब्रेक लग जाएगा गाड़ी में, या अपने आप गाड़ी टर्न हो जाएगी। होता है कि नहीं? मोड़ आता है तो सोच के मोड़ते हो कि चला ऐसे ऐसे करके हाथ को अपने आप हाथ मुड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका क्या ट्रेन हो चुका है? सबकॉन्शियस माइंड। पढ़ाई भी वही चीज है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। ये कैसे ट्रेन करोगे? रीड करके। एक बार रीड करने से नहीं होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करके उसको रीड करो, बस रीड, भले याद मत रहे कोई दिक्कत नहीं है। आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, गाड़ी चलाना सीख रहे थे, कार चलाना सीख रहे थे, तो याद कर रहे थे क्या? अरे ऐसे करेंगे तो पहले नंबर का गियर, वैसे करेंगे, नहीं, आप दो तीन बार चला, अपने आप हाथ वैसे घूमने लग गया, है कि नहीं? तो आपको रीड करना है, रीड करते जाओ, रीड करते जाओ, बस रीड करते जाओ। रीड करने से ऑटोमेटिक वो चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएगी? बस जाएगी। और जब मैं आपसे पूछ लिया या फिर बुक में क्वेश्चन आ गया कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, आप ऑटोमेटिक आपके अंदर से चीजें निकलना चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, ठीक है, इसके अंदर ये आता है, ये आप लोग ऑटोमेटिक, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की बात कर रहा हूं। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसको लर्न भी करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। मतलब एक मिनट, मतलब आपका पेपर अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% में से आपको 80% चीजें क्या करनी है? रीड करनी है, और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देना है। ये याद करने की जरूरत नहीं है। और बाकी बची 20% चीज, इसको क्या करना है आप लोगों को? लर्न। और वो कौन सी 20% चीजें हैं मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि यही 20% चीज जो है वो 80% के साथ पूरा खेल करेगी। तो आपकी मेहनत को मैं 80-20 में बांट दिया। अब मेहनत आपको किस पोर्शन में करनी है? 20% में। ये वाले पोर्शन में तो आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते जाओ बस। एक बात बताओ, आप लोग पढ़ते हो तो कोई चीज समझ में आती है कि नहीं? कि बस जैसे मैं एज अ टीचर तो अभी हूं, स्टूडेंट भी जब था तो मैं जब कोई भी चीज पढ़ता था तो मेरे को वो चीज का विजुअलाइजेशन दिखते रहता था। मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूं तो मेरे को उसका है ना पिक्चर दिखना चालू हो जाता है दिमाग में। तो ऐसा होता है आप लोगों के साथ? मतलब कोई भी लाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, चाहे चाहे आप सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो वो चीजें आपके दिमाग में दिखती है कि नहीं? अगर आप ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका रीडिंग खराब है। मतलब आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो तो कहां से सोचोगे? तो पहले आप लोगों को रीडिंग, देखो अभी इतना टाइम है नहीं कि कुछ सीखें, तो आपको रीड करते जाना है। ऑटोमेटिक वो प्रैक्टिस करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 20% की। क्या करना है 20% चीजों में? आप लोगों को क्या करना है, सुनो। 20% चीजों में आती है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस, कोई भी टॉपिक आया तो उसकी डेफिनेशन, बड़े बड़े जो राइटर्स, ऑथर्स, इन लोगों ने कोई भी टॉपिक के लिए अपनी क्या देके रखी हुई है? डेफिनेशन। तो हर टॉपिक से रिलेटेड जो जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें जो जो डेफिनेशंस आती है, उन डेफिनेशन को कम से कम 3-3 डेफिनेशन याद करके चलना, विद अलोंग विद नेम ऑफ ऑथर, ऑथर के नाम के साथ कि कौन सी डेफिनेशन कौन से ऑथर ने दी। तो ये बहुत सारा काम करना है क्या? नहीं, मैं तो एक तो क्वेश्चन भी कम कर दिया, और याद कौन सी चीज को करना है तो अब आपको पता चल गया, हाँ इसको याद करना है, इसको पढ़ना है। दो अलग अलग चीजें ना। आप लोग जिसको पढ़ना है उसको भी याद करने बैठ जाते हो, तो गलत है। वैसा नहीं करना है, आपको जो चीज याद करनी है अपना फोकस उधर डालो। ठीक है, तो सबसे पहला याद क्या करना है? डेफिनेशन। और कौन कौन सी डेफिनेशन याद करनी है वो टॉपिक में आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर है? दूसरी चीजें आप लोगों को याद करनी है पॉइंट्स। पॉइंट्स, पॉइंट्स एकदम रटना वाला पॉइंट याद नहीं रखना। पॉइंट मतलब जैसे कोई चीज का कैरेक्टरिस्टिक पूछ दिया, उसके अंदर 10 पॉइंट आ रहे हैं, तो पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए कि इसके अंदर ये पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट आता है, इसका ये टाइप है तो इसके अंदर ये पॉइंट आता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है तो इसका ये पॉइंट है। पॉइंट याद रखना है।
तो मैं बोला ना, मैं किससे पढ़ता था, अपने घुमा फिरा के मैं वापस अपने नोट्स में चला गया। मैं क्या कहे का नोट्स बना के रखता था मालूम है? रीड करता था मैं, क्या बुक। रीड क्या करता था? बुक। रीड करता था मैं बुक। लेकिन मैं स्टूडेंट जब था तो मेरे को भी कोई कोई चीजें समझ में नहीं आती थी, तो उसके लिए मैंने क्या लिया था, हिंदी मीडियम की अजय माला। ये लाइन समझ में नहीं आ रही है तो चलो अपन उसको हिंदी में पढ़ के देखते हैं, इसका मतलब क्या है समझ के देखते हैं। तो मैं अपनी रीडिंग वाली प्रैक्टिस वैसे करके डेवलप किया। ठीक है, तो रीड मैं बुक किया प्लस एक गाइड हिंदी मीडियम की, क्योंकि हिंदी मीडियम में उसकी लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए मैंने लिया था। उसके बाद नोट्स जो मैं बताया, अब रीडिंग करने का समय खत्म हो चुका है, तो मैं साथ साथ में क्या बना लिया था, नोट्स में क्या लिखा हुआ रहता था, मेरा टॉपिक, उसके अंदर की डेफिनेशन और सिर्फ पॉइंट्स, डिटेल में कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट लिखे रहता था, वो भी छोटा 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 छोटा। मतलब एक पेज, एक A4 साइज का पेज आता है ना, उस A4 साइज के पेज में, एक पेज के अंदर मैं 4 क्वेश्चन लिख देता था। इतना नोट्स ऐसा होना चाहिए कि पन्ना पलटाने में नहीं पड़े, एक टॉपिक आया उससे रिलेटेड सब चीज उसी पन्ने में एक बार में दिख जाए। तो यहां पर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी काम करती है। आप कोई चीज देखे हो, पॉइंट याद नहीं आ रहा है, आंख बंद करके सोचोगे ना, अरे हाँ यहाँ पर वो पॉइंट लिखा हुआ था, आपको पिक्चर दिखना चालू हो जाएगा, नागिन टाइप का फोटो खींच लिए रहोगे आप उसका, बाद में याद आएगा आपको, है ना। तो मैं नोट्स किसका बनाता था, डेफिनेशंस का, इसका। आपको याद इस चीज को करना है, ठीक है। तो आप लोग अब मेहनत करना इसके ऊपर चालू कर दो, किसके ऊपर, नोट्स बनाना चालू कर दो। प्लस नोट्स के अंदर क्या क्या रहेगा, डेफिनेशन और पॉइंट्स बस रहेगा, उसके अलावा कोई चीज नहीं रहेगी। और सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दो भाई, रीड किसको करना है और याद किसको करना है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो सोच लो उधर, और रीड करने वाले को याद करने वाले के लिए रख दोगे तो जो चीज याद करने वाली है उसके लिए समय नहीं बचेगा आपके पास, और आप लोग भटक जाओगे, और कुल मिला के उसका रिजल्ट क्या होगा, टेंशन। और टेंशन हुआ मतलब इफेक्टिवनेस खत्म आपकी और एफिशिएंसी खत्म। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो, कौन सी चीजों को याद करना है, कौन सी चीजों को पढ़ना है, उसको अलग अलग बांटो और थोड़ा सा आराम से काम लो बिना टेंशन लिए। क्लियर है? तो मैं आप लोगों का काम और कम करने के लिए हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन दूंगा, 10-10, 11-11, 12-12 क्वेश्चन, उतना पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को लगभग 2 सेट मेरे पास आ गया क्वेश्चन, आ गया बोलने का मतलब मैंने बना लिया है। तो आज मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं, 2 सब्जेक्ट का प्रोवाइड करने वाला हूं। कौन कौन सा सब्जेक्ट, एक बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का दे दूंगा और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का दे दूंगा, और कल मैं आपको बाकी 2 सब्जेक्ट का दे दूंगा। क्लियर है? ऐसा आपको करना है। और हिंदी इंग्लिश का क्या करें, हिंदी इंग्लिश का भी मैं आप लोगों को अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों में से ना, मैं अब आप लोग तो सब अलग अलग जगह पर बैठे हुए हो, तो मैं किसी एक बच्चे की गाइड में टिक करूंगा, तो आप लोगों को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है कि मैं क्वेश्चन निकाल के या टाइप करके दूं। तो अजय माला है या फिर निकिता है, आप जो भी लाओ, मैं किसी एक बच्चे के अजय माला में या निकिता में टिक कर दूंगा, आप लोग क्लास आके उसको ले सकते हैं, या फिर आप लोगों के ग्रुप में ऐड है तो आप लोग कैसे भी करके आपस में कम्युनिकेट कर लेना और डिस्ट्रीब्यूट कर लेना आपस में। ठीक है, इतना मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अब किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाने के लिए है कि आप पहले, नोट्स काहे का काम करेगा मालूम है आप लोगों का, मैप। नोट्स जो बना के रखोगे ना, ये मैप का काम करेगा कि हाँ ये टॉपिक के अंदर ये चीजें आती है, ये चीजों के अंदर ये आता है, कैरेक्टरिस्टिक आती है, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर 9 पॉइंट है, इस टॉपिक के अंदर इतनी डेफिनेशन है, एक नक्शा दिखना चालू हो जाएगा। हाँ पेपर आया, ये पेपर में ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर के अंदर हमको ये सारी चीजें लिखनी है। आप एकदम अपने आप से क्लियर रहोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, भटकते रहोगे आप लोग, क्या लिखूं, सोचने में ही समय खराब कर दोगे पूरा। तो यहां तक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, ये गाइडेंस में कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोगों को, गाइड कर रहा हूं कि आप लोग सिस्टमेटिकली काम करोगे ना तो उसका रिजल्ट भी आएगा और टेंशन नहीं होगा कोई चीज का। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ अभी प्रैक्टिकल या थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़े अलग है। मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल की और थ्योरी की। आप लोगों को एक पेपर सॉल्व करने के लिए कितना मिनट मिलता है? 3 घंटा, मतलब 180 मिनट। आपको एक पेपर सॉल्व करने में कितना घंटा मिलता है, कितना मिनट मिलता है? 180 मिनट या फिर 3 घंटा। तो मैं टाइम को डिवाइड कर दे रहा हूं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाइम से, सॉरी मिनट से। मैं घंटे के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिनट के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है। पेपर में घड़ी पहन के जाना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वॉच मत पहनना, नॉर्मल वॉच पहन के जाना, ठीक है। कैलकुलेटर ले जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर जो आता है ऐसे वाला, साइंटिफिक कैलकुलेटर मत ले जाना। अब हमारे को पेपर में कितने यूनिट्स मिलेंगे, चाहे प्रैक्टिकल की बात करूं चाहे थ्योरी की बात करूं, कितने यूनिट्स मिलेंगे? 5। तो 180 को डिवाइड करो 5 से, 36 मिनट होता है। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने मिनट्स है? 36 मिनट है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास कितने मिनट्स है? 36 मिनट बस है। 36 मिनट में आप 36 मिनट मत देखो, उसको कितना मिनट देखो? 35 मिनट देखो। तो 1 मिनट आपने यहां बचाया। टाइम टू टाइम काम करना है, कुछ भी कर रहे हो टाइम का भरोसा नहीं। एक क्वेश्चन लिखते जा रहे हो, वो पता चल रहा है आज 1.5 घंटा खत्म हो गया, तो कहां से बाकी लिख पाओगे? फिर हिसाब से चलना है, हर चीज कैलकुलेटेड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आप लोगों को एक पेपर बहुत काम की चीज है ना, अभी जो बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा कितना समय देना है, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है, ठीक है। तभी आप पूरे 5 यूनिट बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। लिख के ले लो। अगर आप एक यूनिट में ज्यादा टाइम दे दिए, मतलब अगले यूनिट का टाइम खा गए, तो उस यूनिट को कहां से कवर करोगे? तो क्या वहां बैठा हुआ जो एग्जामिनर है वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए बैठा है क्या? नहीं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 35 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है। क्लियर है? अब आप अपना प्लान ऐसा बनाओ, आप अपनी तैयारी ऐसी रखो कि आपका चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन हो चाहे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हो, 35 मिनट में बन जाए। जैसे अभी यहाँ ऑफलाइन वाले जो बच्चे हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स, आप लोग तो क्रैश कोर्स वाले हो तो अभी अभी जुड़े हो, जो रेगुलर है उन लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया तो उन लोग 17 मिनट्स ले रहे हैं। चलो 20 मिनट मैं बोल देता हूं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, डिस सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अभी जो पढ़ रहे हो, 17 से 20 मिनट ले रहे हैं। मतलब अपना उधर टाइम बचा के चल रहे हैं। तो ये बचा हुआ टाइम अगले किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है जो ज्यादा कठिन आ गया या ज्यादा डिफिकल्ट आ गया उसमें, है ना। तो इन लोगों का भी ये चल रहा है, स्ट्राइक रेट बोल सकते हैं, इतने मिनट में लोग बना ले रहे हैं। चीनी है, अभिषेक है, शेखर है, फैजल है, आप लोग बना ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा 5 यूनिट नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे? एक छोटी सी कैलकुलेशन सुनना। अभी मैंने क्लास स्टार्ट ये वाली जब बातें स्टार्ट करी तो मैं बताया कि आप लोगों को थ्योरी में कितना पेज लिखना है? 4 पेज। 4 पेज मतलब आगे पीछे करके 8। ये बात बकवास है। मैं अपनी बात को बोल रहा हूं कि ये बात बकवास है। ये बात आप लोगों को और लोगों ने भी बोला होगा, या कहीं से कॉलेज में या फिर कहीं पे कोई कोई बोला होगा कि 4 से 5 पन्ना लिखना है आगे पीछे करके, बोले होंगे। एक बात बताओ, मछली को बोलोगे पेड़ में चढ़ के दिखा, चढ़ जाएगी क्या? बंदर को बोलोगे पानी में तैर के दिखा, तैर जाएगा क्या? नहीं। तो आपको मैंने एक काम बताया कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कितना मिनट लेना है। तो आप अपने आप को चेक करो कि एक आप कितने पेज लिख पा रहे हो 35 मिनट के अंदर, ठीक है। 35 मिनट का टाइम लेके आप कितने पेज लिख पा रहे हो, आप अपने आप को चेक करो। जरूरी नहीं कि हर बच्चे 35 मिनट में 4 से 5 पन्ना लिख पाए। किसी की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की राइटिंग छोटी होती है, किसी की राइटिंग बड़ी होती है, कोई फास्ट लिखने वाला होता है तो कोई कम स्लो लिखने वाला होता है। कोई भी इंसान को बोलोगे ना इतना इतना लिख के बता, लिखने वाले लिखते भी, मैं खुद 4 पेज लिख के आया हूं, लेकिन
आप लोग अपने आप को चेक करो कि कितना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? आपको खुद अपने आप को उस एक बार टेस्ट लेना पड़ेगा, कोई भी एक क्वेश्चन लेकर, तब पता चलेगा कि मैं इतना लिख पा रहा हूं। अभी मैंने बीकॉम फाइनल ईयर वालों का टेस्ट लिया था। अभी जो बीकॉम फाइनल ईयर वाले हैं उन लोगों का पिछला 2 साल पूरा ऑनलाइन गया, तो उन लोगों को लिखने की हैबिट है ही नहीं बिल्कुल। प्रैक्टिकल में एकदम ताबड़तोड़ तैयारी हो गई, थ्योरी में हालत खराब है। अगर मैं सीधी सी बात बोलूं तो फटी पड़ी है थ्योरी में उन लोगों की। क्यों? 3 घंटे में बच्चे लोग 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिख पा रहे। एक क्वेश्चन लिख पाया एक बच्चा, बस 3 घंटे बैठाया है यहाँ पे, 1.5 पेज। 5 यूनिट को तो बात छोड़ दो, 1.5 पेज लिखा है, 1.5 पेज 3 घंटा में। क्या सर याद नहीं आ रहा है, कैसे लिखूं, क्या करूं? फाइनल ईयर वालों का ये है, तो आप लोगों का क्या होगा? तो आप लोग अपने आप को टेस्ट करो कि हम कितना लिख पा रहे हैं, और लिख लिख के अपनी स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, राइटिंग के ऊपर फोकस मत करो। दूसरा, आप चेक कर लिए, जैसे मैं चेक किया कि मैं एक 35 मिनट में 2 पेज लिख पा रहा हूं। 2 पेज मतलब आगे पीछे करके 4। तो मेरा प्लान इसी के अंदर ही पूरा सेट होगा। मतलब मैं अपना आंसर डिजाइन ऐसा ही करूंगा कि मेरा 2 पेज के अंदर पूरा कंप्लीट आंसर लिखा है। मतलब आपको आंसर अधूरा नहीं लिखना है, कंप्लीट आंसर लिखना है, लेकिन उसका फ्रेमिंग जो है 2 पेज के अंदर हो जाए ऐसा लिखना। जैसे कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया 8 पॉइंट, तो लिख के आओ 8 पॉइंट, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कम कम करो। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो एक्सप्लेनेशन बढ़ा बढ़ा के करो, लेकिन पॉइंट्स पूरे लिखो। आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, भले नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाए। पन्ना भरने से मतलब नहीं है, कंप्लीटनेस से मतलब है। चेक करने वाला जब चेक करेगा, हाँ कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, लिखा है पूरा 8 पॉइंट, हाँ एडवांटेज लिखा था, हाँ लिखा है पूरा पॉइंट, क्यों नहीं देगा नंबर? देगा। आपका आंसर पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, पन्ना भरने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप चेक करो कि आप 35 मिनट में कितना लिख पा रहे हो, उसके हिसाब से अपना आंसर डिजाइन करो। ठीक है, एक कैलकुलेशन है छोटी सी, देखो यूनिट कितने होते हैं? 5। आपको किसी ने बोल दिया कि 10-10 पेज लिख के आना, 10-10 पेज लिख के आना, फुल नंबर मिलेगा। अब आप 10 पेज लिखने के चक्कर में पहले वाले आंसर को पूरा लिख दिए 10 पेज। 10-10 पेज लिखने के चक्कर में आपने पहले वाले आंसर को कितना लिख दिया? 10 पेज। घड़ी देख लो, 1.5 घंटा खत्म। 10 पेज मतलब 5 दूनी 10, 5 पन्ने। घड़ी देख रहे हो, 1.5 घंटा खत्म। होगा। फिर वो सैड वाला म्यूजिक बजना चालू हो जाएगा पीछे में, आजकल दिखाता है रील में, हाँ रील में दिखता है सैड वाला म्यूजिक बजता है, वैसे बजना चालू हो जाएगा। फिर आप सेकंड वाले क्वेश्चन को 10 पेज लिख ही नहीं पाओगे, आपका मॉरल ऐसे डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो आप लिखोगे इसको कितना पेज? 5 पेज, 2.5 पेज। फिर देखोगे आपका 1 घंटा 2 घंटे पूरे खत्म। इसको लिखे 5 पेज, इसको लिख रहे थे 1 पेज, मैडम आई पन्ना छीन के ले गई, पेज छीन के ले गई, 5वें यूनिट तक तो पहुंच ही नहीं पाए। 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 15 में 15 किसी का बाप नहीं देगा। किसी का बाप नहीं देगा मतलब यूनिवर्सिटी वालों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के पापा की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो चलो 10 पेज लिखे दिल खोल के, तो 11 नंबर वो भी दे दिया दिल खोल के। तो अगला लिखे 5 नंबर, 5 पेज का, तो देगा पूरा 11 नंबर। 7, 8, 5, 6 तो दे दिया 7 नंबर। ऐसे ही मिलता है ना नंबर। अब इधर 7 दे दिया, इधर एक पेज का 1 नंबर, इधर लिखे ही नहीं तो नंबर देगा क्या? कितना नंबर पाए हो? 11, 7, 7, 14, 24 और 10, 24 और कितना होता है? 25 नंबर, फेल। आपने कितने पेज लिखे? 10, 5, 15, 5, 20 और एक कितना है? 21 पेज लिखे हो। 21 पेज लिखने के बाद फेल, क्योंकि आपका सिस्टमेटिक आपने आंसर नहीं लिखा। अब सुनो मेरी बात, अब अपना तरीका। आप 3 घंटा में कितना पेज लिख पा रहे हो? 21 पेज। मतलब 5 यूनिट 21 डिवाइड बाय 5, चलो 20 डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना होता है? 4 पेज। आगे पीछे करके 2 पेज हुआ, 2 पन्ना, 2 पन्ना, 2 पन्ना, 2 पन्ना, 2 पन्ना, 2 पन्ना। ज्यादा ज्यादा स्पीड लिख दो तो 3-3 पन्ना कर दो या 2.5-2.5 पन्ना कर दो। लिखे पूरा हो, 5 यूनिट है। चेक करने वाला आपको 7-7 नंबर भी देता है, चलो
अगर आपका आंसर कंप्लीट है तो 7-7 नंबर नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मैं गिरी से गिरी हालत 6-6 नंबर मान लो चलो, तो भी कितना नंबर मिलेगा? 35। लिखे इससे कम हो लेकिन नंबर 5 यूनिट बनाने से ज्यादा मिलेगा। ये सड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन बच्चे लोग समझते नहीं है। मतलब आपको अपने 35 मिनट एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर ही एक आंसर कंप्लीट करना है और दिमाग से काम लेना है, इमोशनल नहीं होना है पेपर में जाके कि मैं ज्यादा लिखूंगा ज्यादा नंबर मिलेगा, तो आगे लिख ही नहीं पाओगे आप लोग, यूनिट नंबर 5 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। प्लान्ड होना चाहिए हर चीज, प्लान्ड। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है सबको? आरती, अंश, अपर्णा, बबलू, डॉली, हर्षिता, साक्षी, सेजल, तस्नीम, फैजल, शेखर, चीनी। आंसर पूरा लिख कर आना है, भले छोटा हो जाए साइज तो चलेगा। पन्ने वाले बात में किसी के जाना ही मत कि इतना पन्ना लिखना पड़ता है, वो फालतू बात है सब। ठीक है, आंसर कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मतलब जो जो पूछ रहे, कभी कभी देखियो क्वेश्चन पहला पार्ट पूछेगा क्वेश्चन मार्क, दूसरा पार्ट पूछेगा क्वेश्चन मार्क, तीसरा पार्ट भी पूछेगा इसका मीनिंग क्या है बताओ, तो मीनिंग डेफिनेशन लिख दिए, फिर पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो वो बताओ, फिर ये पूछेगा, तो आपको आंसर कंप्लीट लिख कर आना है, मतलब इस पार्ट का भी आंसर देना, इधर का भी देना है, इधर का भी देना है। क्लियर है? ऐसे आपको आंसर अपने कंप्लीट देने, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूरी बात कहां पर आके रुक जाती है? आप लोगों को 2 काम करना है, ये सब तभी कर पाओगे जब आप क्या बनाओगे, प्रॉपर अपना नोट्स। और नोट्स में कौन सी बातें लिखनी है? डेफिनिशंस और पॉइंट्स, मेन जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होता है वो उसका पॉइंट बनाओ। पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं, जो 10-12 क्वेश्चन दूंगा उसका ही बनाना है, पूरा मत बनाना। और मतलब आप एग्जाम के दिन या एग्जाम के बीच में छुट्टी मिलता है ना, तो क्या पढ़ोगे बैठ के? गाइड और बुक पढ़ते रहोगे? हमारे पास टाइम ही नहीं है भैया गाइड और बुक पढ़ने का। नोट्स पढ़ो, आपके पास जितने क्वेश्चन उतने ही पन्ने होने चाहिए, जितने क्वेश्चन उतने पन्ने, मतलब 10 पन्ना बस देखे, 10 पन्ना देखे, 10 पन्ना पलटाने के लिए बस होना चाहिए आपके पास। मैं अगर रहता तो 10 पन्ना भी नहीं, एक ही पेज में ठूस देता सबको। मैं एक एग्जांपल दूं, देखो बीकॉम फाइनल ईयर वाले एक सैलरी नाम का चैप्टर पढ़ते हैं इनकम टैक्स में। क्या पढ़ते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी नाम का। तो मैंने अपने समय में एक नोट बना के रखा था, वही नोट से मैं पढ़ाता भी हूं अभी। देखो एक नोट दिखा रहा हूं मैं आपको, नोट किस तरीके से होता है। बीकॉम फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं ना, उन लोग पढ़ते हैं उससे। ये देखो, ये दिख रहा है नोट्स, कलरफुल नोट्स है, ये भले मैंने बनाया है, आपके काम का नहीं है। ये पन्ना सैलरी बुक में, ये जो चैप्टर है ना, कम से कम 80 से 90 पेज का चैप्टर है ये। और मैंने पूरा कंपाइल करके एक पेज में, मतलब बच्चे के सामने एक प्रिंट आउट है, एक ही पन्ना रहेगा, A4 साइज का पेपर है ये। ठीक है, इसको देखो, इसके अंदर क्या आता है, ये आता है, इसके अंदर क्या आता है, ये आता है, पूरा सिस्टमेटिक, ये मेरा ही बनाया हुआ है पूरा, पूरा एक एक चीज है इसके अंदर। मतलब इसको पढ़ लिए, मतलब पूरा पन्ना पलटाने में भी टाइम खराब होता है। ये आपका हेलीकॉप्टर व्यू दे देता है। हेलीकॉप्टर मतलब मैप टाइप का, ऊपर से देख लिया, हाँ इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, हाँ हर चीज का लिमिट एकदम शॉर्ट में। नोट भी बनाओगे तो पूरा डिटेल में मत लिखो, हर चीज का शॉर्ट फॉर्म बनाना सीखो। जैसे ये ईए लिखा है, ईए लिखा है ना, ईए का मतलब क्या होता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। हमको पता है उसका फुल फॉर्म क्या है। ऐसे नोट्स होने चाहिए आप लोगों के। तो एग्जाम टाइम में गए, आपको पढ़ना क्या, ये देखो हर चैप्टर का मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखो, ये बिजनेस प्रोफेशन नाम का चैप्टर है, उसका नोट्स है। इसका भी लगभग 35 बोलता हूं, सॉरी 65 से 70 पेज का इसका भी चैप्टर है। पूरा नोट्स मैंने यहां डाल दिया है। तो आप लोग भी अपना थ्योरी का नोट जो बनाओगे ना, इसी तरीके से बनाओगे। मतलब एक आंसर का कंप्लीट एक जगह में होना चाहिए, पढ़ लो खत्म। उसको रीड करने में, उसको पढ़ने या याद करने में आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। और उसको एक बार नहीं, एग्जाम आते आते तक कम से कम 15-20 बार रिवीजन भी कर डालोगे आप लोग, तो कैसे याद नहीं रहेगा मेरे को बताओ ना। ठीक है, तो आप लोग को मेहनत किधर करनी है, याद क्या चीज करना है? आरती, आरती याद क्या करोगे आप? सर पॉइंट्स। पॉइंट्स?
अंदर की डीलिंग को पढ़ना है, याद नहीं करना है, पॉइंट्स को याद करना है और लिखना भी है। उसको फिर रिकॉल करोगे आप, उसको लिख लो एक जगह, सिस्टमेटिक नोट बना के उसको रिकॉल करो। रिकॉल, आंख बंद करके उसको लिखने की कोशिश करो कि हाँ मेरे को याद है कि नहीं। 10 पॉइंट है तो मेरे को 8 याद हो गया, 7 याद हो गया, तो पूरा 10 याद करने की कोशिश। उसके अंदर की चीजें कहां से याद आएगी? वो ड्राइविंग बताया ना, अपने आप ब्रेक लग जाता है। ऑटोमेटिक एग्जाम में बैठोगे ना आप लोग तो अपने आप याद आएगा वो चीज। टेस्ट करके देख सकते हो इस चीज को आप लोग, और आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब आगे एक चीज और बतानी है मेरे को। क्या बतानी है भूल गया। एक तो मेरे दिमाग में बात आ रही थी, मेरे को बताना था, फिर पूरी मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। क्या तो भी बोल रहा था मैं, नोट से ही रिलेटेड है, कुछ तो भी बोल रहा था मैं। रुको बता रहा हूं। तब तक आप लोगों को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछो, मेरे दिमाग में वो बात आती है तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, बता रहा हूं। आपको कोई डाउट है? आप लोगों में से कुछ पूछना है किसी को? हाँ, तो वही तो, वो तो सब पॉइंट्स है। याद आप लोगों को डेफिनेशंस करनी है, याद आप लोगों को डेफिनेशन करनी पड़ेगी। हाँ, जो बात मैं बोल रहा था अब याद आ गई मेरे को, सुनो। थ्योरी में स्पीड कहां मार खा जाती है? थ्योरी लिखते लिखते स्पीड कहां मार खा जाती है? कोई बता सकता है? सर हमारी स्पीड कम है इसलिए हम पीछे हो जाते हैं। थ्योरी में स्पीड कहां मार खाती है? आप जहां सोचने बैठ गए या इसके अंदर का पॉइंट क्या था वो याद करने में टाइम लगा दिए तो स्पीड खत्म। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग कल घूमने गए थे। कहां गए थे? माडमसिल्ली, धमतरी के पास। कार में गए थे हम लोग, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये था कि 8:30 बजे तक हम रायपुर पहुंच जाएंगे वापस। और गाड़ी भी मैं उसी कैलकुलेशन से ही चला रहा था कि 8:30 बजे तक मैं टिका देता रायपुर पचपेड़ी नाका, ठीक है। और उसी स्पीड से हम सब चल रहे थे, हो जाता, मेरे को मालूम है। एक जन का पांव बैंड हो गया पीछे बैठे बैठे, हम लोग 7 जन बैठे थे इसलिए थोड़ा सा, हाँ एक ही गाड़ी में, 5 सीटर गाड़ी है लेकिन 7 जन बैठे थे, तो सोचो पांव बैंड हो गया था। तो सर थोड़ा गाड़ी रोको ना, पांव दर्द कर रहे हैं बोलता है। तो गाड़ी रोक दी है। तो हम लोग वहां पे रुके सिर्फ 5 मिनट, और किसी को इधर उधर जाना था तो वो जाके आ गए, ठीक है। 8:30 बजे तक टिकाना था मेरे को गाड़ी, 8:45 हो गया। गाड़ी इधर कितना रुकी? 5 मिनट। गाड़ी रोकने के पहले गाड़ी स्पीड की स्लो हो जाती है। जब स्पीड चलाओगे तो गाड़ी वापस से वो स्पीड पकड़ने में टाइम लगती है, वो फ्लो टूट जाता है ना। वो फ्लो टूट जाता है, मतलब 5 मिनट रुकने के चक्कर में हमारा 15 मिनट हम उधर लेट हो गए। अगर मैं उसी स्पीड से चलते रहता तो हमारा ना स्पीड कम होता ना बढ़ता, एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के पहुंच जाते सीधा। और उसी स्पीड से ही चल रही थी हमारी गाड़ी ना। तो ये आप लोगों के साथ पेपर में भी होगा। जहां सोचने के लिए रुके मतलब खत्म, पीछे हो जाओगे आप, आपका 35 मिनट वाला टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको सोचना ही नहीं है, जो मन में आ रहा है लिखो, जो मन में आ रहा है लिखो। एक लाइन लिखा गई, दोबारा लिख दी, लिखो। स्पेलिंग गलत हो गई तो काटना मत। जैसे अपन लिख रहे ना, कुछ भी लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लिखते लिखते स्पेलिंग गलत लिखा गई। टू लिख रहे तो 2 बार टू लिखा गया, फॉर लिख रहे 2 बार फॉर लिखा गया। वहां सोच रहे अरे यार सर पढ़ लेंगे तो कैसे लगे। किसी के पास टाइम नहीं है डबल डबल पढ़ने का, चेक करने वाले के पास टाइम ही नहीं है। मैं चेक करने वाले की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा बोलने का मतलब यह है, टाइम नहीं बोलने का मतलब कि आप अगर टू 2 बार लिख दिया, कोई भी ऐसा वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दिए, तो आप वहां जाके सोचना मत उसके बारे में कि गलत हो गया तो गलत पढ़ने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, स्पेलिंग नहीं आती। ऐसा होता है, लिखने से पहले 10 तो बात आ जाती है दिमाग में। तो इतना सारा चीज सोचने के लिए रुक गए ना आप आगे बढ़ जाओ बस। ध्यान ही नहीं जाएगा सामने वाला की स्पेलिंग गलत लिखे हो। आप कोई लैंग्वेज का पेपर थोड़ी दे रहे हो,
जैसे कोई भी अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, इमोशनल मत होना, आगे बढ़ जाओ, सामने वाला देखेगा ना, हाँ ठीक है, उसको ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर आप अकॉर्डिंग गलत लिख दिए, काट के फिर से अकॉर्डिंग लिख रहे हो, कटा हुआ अलग से दिखता है, कटा हुआ अलग से दिखेगा, तो वो हाईलाइट हो जाता है फिर। तो 2-3 चीजों में आप लोग टाइम वेस्ट करते हो। एक तो पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो सोचने बैठ गए इधर उधर, तो ऐसा नहीं हो सकता, सोचना ही नहीं है। तो सोचना क्यों नहीं है, जब आपने अच्छे से उस चीज को याद करके गए हो तो सोचने का टाइम ही नहीं लगेगा, वो रिकॉल हो जाएगा अपने आप। 10 पॉइंट है, तुरंत लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी जो आप लोग काम करते हो ना, डबल डबल लिख दिए या कुछ कर दिए, बढ़ जाओ आगे। नहीं समझ में आ रहा है एक इंपॉर्टेंट चीज, कहीं पे आपको अंदर का चीज क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा है, उसी बात को घुमा घुमा के भी लिख दोगे तो चलेगा। बुक पढ़ के देख लो, बुक में भी वही काम किया रहता है, एक ही बात को घुमा घुमा के 10 बार बोलता है और हम वहीं वहीं पे घूमते रहते हैं। अरे यार इसको याद कैसे करें, उसको याद ही नहीं करना है भैया, उसको पढ़ना बस है। याद किसको करना किया जाता है, डेफिनेशंस को और पॉइंट्स को, अंदर की चीजों को याद ही नहीं करना है भाई, रीड करना है बस, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब थ्योरी पेपर लिखने जाओगे ना तो फ्रंट पेज में आपको सिनॉप्सिस बनाना है अपना। क्या बनाओगे, सिनॉप्सिस बनाओगे। क्या बनाओगे, सिनॉप्सिस। ये वर्ड पहली बार सुने हो कि नहीं सुने हो नहीं मालूम, सिनॉप्सिस सुने हो पहले, समरी, कि आप जो आंसर लिखने जा रहे हो उसके अंदर आप क्या क्या लिखने वाले हो, ये बहुत मदद करेगा। जैसे सबसे पहले में आप क्या लिखे, मीनिंग। क्या लिखे, मीनिंग। तो मीनिंग के अंदर जो भी लिखना है लिख दो। उसके बाद क्या लिखे हो, डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन चिपका के आ जाओ। तीसरे नंबर पर क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट नहीं लिखना है, बताना है सामने वाले को कि आंसर में हमारा ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद चौथे नंबर पर लिखोगे एडवांटेज, जो जो पूछ रहे हैं। हाँ, 5वें नंबर पे जो लिखना है लिख दो, और 6वें नंबर पर लास्ट पे क्या लिखोगे, कंक्लूजन। बस ये आपका आंसर का सिनॉप्सिस हर पेज की शुरुआत में लिख कर आना है कि उस आंसर के अंदर आप क्या क्या लिखने वाले हो, ठीक है। अब जब आप अंदर गए, लिखना चालू किए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मीनिंग लिखना चालू कर दो, जो रीड किए हो, याद आ रहा है जो। उसके बाद क्या लिखो, डेफिनेशंस, 2 रटी हुई डेफिनेशन याद लिख दो। उसके बाद लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ही पॉइंट वाले में आए, अब सुनना ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही पॉइंट वाले बात में आए तो पहले पॉइंट को चुपचाप ऐसे लिख देना, जैसे बुक में लिखे रहते हैं ना, तो इससे सोचने का टाइम, जो जो याद आ रहा है लिख दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। 1-2 पॉइंट हो सकता है याद नहीं आ रहा होगा। मैं तो मेरे एक साथ मल्टीटास्किंग होता है ना मोबाइल में, कि इधर आधे हम व्हाट्सएप चला लो, इधर आधे मूवी देख लो, इधर आधे कुछ कर लो, होता है। मेरा दिमाग भी मल्टीटास्किंग टाइप का चलते रहता है। जैसे मान लो मेरे को पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन 4-5 पॉइंट याद है, मेरे को 10 पॉइंट लिखना है, तो जितना याद आ रहा है लिख तो दो, 3-4 लाइन छोड़ दो। अब मैं समय खराब नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन लिख के पहले नंबर का पॉइंट ये होता है, इसके अंदर ये है, एक तरफ से लिख रहा हूं, क्योंकि लिखा हुआ तो कुछ भी होता है। अब मैं सोच भी रहा हूँ, हाँ ये होगा, तीसरे पॉइंट में लिखा, चौथे मैं उधर का याद भी कर रहा हूं ना, डबल काम कर रहा है मेरा दिमाग, कि हाँ इसके अंदर का पॉइंट 4 लिख दिया इधर, और इधर मैं लिख भी रहा हूँ। लिख कैसे रहा हूं, जो हम गाड़ी चलाते हुए करते ना, ब्रेकर लगाते तो हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन एक तो चीज हमारे काम भी कर रही है। तो ये जो कर रहे हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है लिखने का, लेकिन आप इसके बारे में सोच भी रहो कि इसका पॉइंट आगे का क्या होगा। जैसे ही याद आया तुरंत लिख के आगे बढ़ जाओ। ऐसा छोटा छोटा ये, और ये अपने आप नहीं होगा, ये प्रैक्टिस मांगता है। साइकिल एक दिन में चलाना सीख गए थे क्या, प्रैक्टिस किए थे, लेकिन अब सीख गए तो अब भूल जाओगे क्या, नहीं, अब उसकी आदत पड़ जाएगी आपको। ये कुछ कुछ चीजें हैं। तो थ्योरी के लिए इतनी सी चीज बस याद रखो, ये बीकॉम फाइनल ईयर तक आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक थ्योरी पेपर के लिए, और जो भी डाउट होगा आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज सब्जेक्ट वाइज देना चालू कर दूंगा, आज से मिल जाएगा आप लोगों को, पढ़ो। और जैसा भी रहेगा आप लोगों को डाउट होगा मेरे को कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है।